आइए आज हम लोग माननीय रवि सिहाग जी, जिनकी यूपीएससी में 18वीं रैंक है, उन्होंने कैसा निबंध लिखा है आइए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। और इसी तरह लिखने से अच्छे नंबर मिलते हैं। तो इनका जो निबंध का टॉपिक है वो है सक्षम लोगों के लिए डिजाइन की गई दुनिया में विकलांग। मतलब ये जो दुनिया है उसमें विकलांग के बारे में बताया गया है कि विकलांग के संबंध में निबंध को लिखना है। तो इन्होंने शुरुआत जो की है एक कहानी के माध्यम से इन्होंने लिखने का प्रयास किया है। ऐसी ही भूमिका अगर लिखेंगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे और साथ में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं या बिंदु हैं वहाँ पर अंडरलाइन कर देने से स्पष्ट हो जाता है और अच्छे नंबर मिलते हैं। जैसा कि इन्होंने शुरुआत किया है कि एक बार एक व्यक्ति समुद्र यात्रा के दौरान भटक कर एक ऐसे टापू पर पहुंच जाता है जो केवल अंधे लोगों का देश है। वहां पहुंचकर वह उन सभी को दृश्य या देखने की क्षमता के बारे में बताता है। आँख रूपी ज्ञानेंद्रिय के अभाव में स्वाभाविक रूप से वे व्यक्ति के कथनों व तर्कों को न समझकर उसे एलियन या शत्रु मान लेते हैं। अंततः जब उसे पकड़कर वहां के अदालत में भी पेश किया जाता है तो वहां के न्यायाधीश भी उसकी बातें न समझ उसे खतरा मानकर मृत्युदंड की सजा सुना देते हैं। व्यक्ति की भिन्न आवाज़ सुनी नहीं जाती और वह मारा जाता है। इस अंधों के देश में कहानी को सार्वदेशिक व सार्वकालिक संदर्भ में देखें तो समझ आता है कि सामान्य दुनिया में भिन्न, अलग, असमान या विकलांग व्यक्ति की बातों पर दृष्टिपात करें तो पशु पक्षियों को भी बातों उसका महत्व, उसके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास नहीं किया गया है। अतः यहाँ समझना होगा कि विकलांग का क्या अर्थ है। सक्षम लोगों के लिए डिजाइन की गई दुनिया में उसकी क्या स्थिति है, इस दुनिया में उसका जीवन कैसा है और सभी के लिए समतामूलक और समावेशी दुनिया का निर्माण किस प्रकार संभव। देखिए कितना बढ़िया इन्होंने भूमिका को बनाया है। फिर आगे इन्होंने जो लिखा है प्रश्न के माध्यम से आगे किया है। सर्वप्रथम यदि विकलांग शब्द के अर्थ पर विचार करें तो हमारा तात्पर्य केवल शारीरिक आयाम से ही नहीं होगा बल्कि अन्य आयामों पर भी देखना होगा। जन्मजात विकृत, आनुवंशिक कारक या दुर्घटना के परिणाम स्वरूप शरीर के अंग खो देने से उत्पन्न असमर्थता शारीरिक विकलांगता है। देखिए कितना बढ़िया इन्होंने अंडरलाइन किया है। इसी रूप में मानसिक विकृति जैसे पागलपन को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। अन्य स्तरों पर देखें तो समाज में जो समूह वंचित हैं, हाशिए पर हैं, दबाए गए हैं, वे सामाजिक रूप से विकलांग हैं। आर्थिक स्तर पर वंचित गरीब आर्थिक रूप से विकलांग है। अन्य स्तरों पर संपूर्ण पर्यावरण पर दृष्टिपात करें तो पशु पक्षियों को भी जो कि बोल नहीं सकते या पेड़ पौधों को जो चल नहीं सकते, इन सभी को भी विस्तृत परिभाषा में जगह देनी पड़ेगी। परिभाषा के उपरांत उन स्थितियों पर नज़र डालनी होगी जिनमें आज के सक्षम समाज में विकलांग व्यक्ति रह रहे हैं। शारीरिक अक्षमता के स्तर पर देखें तो विकलांग की स्थिति परिवार से लेकर समाज, बाजार आदि हर स्तरों पर दयनीय है। परिवार में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य के समान अवसर नहीं दिए जाते हैं या उन्हें परिवार से बाहर भी कर दिया जाता है। समाज के स्तर पर अनेक विद्वानों ने कहा भी है कि विकलांगता शारीरिक नहीं बल्कि सामाजिक स्थिति है। समाज में इन्हें अपशकुनी माना जाता है। इनकी दिव्यांगता को पूर्व जन्मों के कर्मों का फल माना जाता है।
इन्हें अवसरों से वंचित रखा जाता है और इनकी हंसी उड़ाई जाती है। हिंदी के प्रसिद्ध सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत जैसे कालजयी रचना की थी, फिर भी उनका एक आंख से काना होना उनकी हंसी उड़ाए जाने का कारण था और यह दर्द उनकी कविता में भी नजर आता है। देखिए कविता भी इन्होंने क्या बढ़िया लिखा है जो निबंध में बहुत ज़रूरी है। मोहम्मद कब यह प्रेम का न तान रकत न मांसू, जे रे सुना सोई हंसा सुना तो आए आंसू। इसी प्रकार राष्ट्र के अन्य स्तरों पर भेदभाव विद्यमान है। भारत की लगभग 2.5% जनसंख्या दिव्यांग है और अनेक स्तरों पर यह पिछड़ी हुई है। शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान न दिए जाने के कारण इसकी साक्षरता 55% राष्ट्रीय औसत से कम है। अर्थव्यवस्था में कार्यों के स्तर पर इनकी उपस्थिति नगण्य है। अधिनियम के द्वारा आरक्षण की व्यवस्था होने पर भी इनके कार्य शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता है। राजनीतिक स्तर पर भी भारतीय संसद में इनकी उपस्थिति न के बराबर ही है। यहाँ तक कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए वोट के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए ब्रेल ईवीएम मशीन की संकल्पना भी आज़ादी के 70 साल बाद भी पूर्णतः अपनाई नहीं जा सकी। विकलांग के अन्य स्तरों पर बात करें तो समाज में पीड़ित, सीमांत व अवसरहीन लोग सामाजिक रूप से विकलांग की श्रेणी में आते हैं, जिनमें महिला, आदिवासी, दलित, ट्रांसजेंडर आदि समुदाय आते हैं। महिलाओं की स्थिति पर विचार करें तो आज की दुनिया सक्षम की दुनिया के रूप में पुरुषों की दुनिया है। सारे नियम, कानून, रीतियां, व्यवहार पितृसत्तात्मक मानसिकता से उपजे हैं। महिलाओं को वस्तु समझना, समाज में उनकी भूमिका, परिवार में संतान जनने व लालन पालन तक सीमित करना, कार्यस्थल पर हिंसा व श्रम बल में निम्न भागीदारी लगभग 23%, अत्यल्प राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संसद में लोकसभा में केवल 14% आदि कुछ वानगियां हैं जो उनकी दुर्दशा का बयान करती हैं। एक पंक्ति में कहें तो प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका सिमोन द बोउवा की भाषा में इन्हें सेकंड सेक्स माना जाता है। जैसा कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है, योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवीय प्रतिष्ठित, उसे तुम स्वतंत्र करो, वह रहे नर पर अवसित। इसी प्रकार की दशा दलितों की है, जिनके साथ अस्पृश्यता जैसा अमानवीय आचरण होता है और समान भागीदारी से वंचित रखा जाता है। आदिवासी समाज भी पिछड़ा हुआ है, जो अल्प साक्षरता लगभग 59%, कमजोर स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से घिरा हुआ है। देखिए कितना बढ़िया इन्होंने लय बांधा हुआ है निबंध पे। ट्रांसजेंडर समुदाय भी सामाजिक पूर्वाग्रहों के चलते सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर है। अब यदि आर्थिक प्रकार की विकलांगता पर बात करें तो यह निश्चित है कि हमारा संसार गरीबों के प्रति भेदभाव युक्त है। महंगी शिक्षा, महंगे अस्पताल, भ्रष्टाचार जैसी प्रवृत्तियों के कारण आज का गरीब झुग्गी में रहने को अभिशप्त है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। थॉमस पिकेटी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कैपिटल में बताया है कि किस प्रकार आज के पूंजीवादी मॉडल में असमानता में वृद्धि हुई है और इसके परिणाम स्वरूप निचले स्तर के लोगों के अधिकार व अवसर छीने गए हैं। भिन्नता का एक अलग या अन्य प्रकार पर्यावरण से संबंधित हो सकता है। आज के मानव केंद्रित पर्यावरणवाद में अन्य मानवेतर प्राणियों की जो दुर्दशा हुई है वो अभूतपूर्व है। चाहे जलवायु परिवर्तन का मसला हो या जैव विविधता के स्तर पर छठे सामूहिक विलोपन का मामला, जीव जंतुओं व पेड़ पौधों का जीना आज की व्यवस्था में दूभर हो गया है। प्राचीन भारत के रामचरितमानस जैसे महाकाव्यों में राम की वानर सेना, हनुमान, जटायु जैसे
प्रसंगों का प्रयोग हो या भारत में नव्य वेदांती दृष्टिकोण में प्रकृति के कण कण में ईश्वरीय अनुभूति समझना, सभी उदाहरण पारिस्थितिक मूलक समता को ही पोषित करते हैं। नागार्जुन जैसे कवियों ने भी अपनी अकाल और उसके जैसी कविता के माध्यम से अकाल के प्रभावों में समस्त चराचर प्रकृति को शामिल किया है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। जबकि इसके विपरीत प्रसिद्ध इतिहासज्ञ युवल नोवाह हरारी ने अपनी पुस्तक सेपियंस में विस्तृत व्याख्या दिया है कि किस प्रकार मानव ने अपने हितों स्वार्थों व हेतु अनेक बड़े रीढ़धारी जीवों का विनाश कर दिया, जो आज तक जारी है। इस प्रकार अनेक स्तरों पर विकलांग व्यक्तियों की स्थिति को आज की सक्षम दुनिया में देखा जा सकता है और महसूस किया जा सकता है। संकीर्ण मानसिकता, पूर्वाग्रह युक्त विकास, भेदभावपूर्ण नियमों युक्त व्यवस्था में हमसे भिन्न व्यक्तियों की कैसी दुर्दशा हुई है और होती है। अंतिम प्रश्न है कि सभी प्रकार की विकलांगता को किस प्रकार प्रबंधित किया जाए, कैसी व्यवस्था बनाई जाए कि हमारा समाज, विश्व, राष्ट्र समावेशी, समतामूलक व न्याय के मूल्य के साथ विकसित हो। इसमें सबसे पहला हस्तक्षेप उपचार के स्तर पर होगा, जिसमें प्रत्येक प्रकार के विकलांग व्यक्ति की हर संभव उपचार के द्वारा मुख्य धन धारा से जोड़ा जा सकेगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने कितना बढ़िया लिखा है। अब इनके उपचार की बात कर रहे हैं। हिंदी फिल्म ब्लैक, जो कि हेलेन केलर के जीवन पर आधारित थी, में बताया गया है कि किस प्रकार उन्नत प्रशिक्षण के द्वारा दिव्यांगों को भी सशक्त किया जा सकता है। दूसरा हस्तक्षेप मानसिकता परिवर्तन के स्तर पर करना होगा। शारीरिक दिव्यांगों के स्तर पर सुधा चंद्रन, स्टीफन हॉकिंस के साथ साथ पैरा ओलंपिक में पदक विजेता खिलाड़ियों को रोल मॉडल बनाकर पेश करना होगा, ताकि दिव्यांगों में जागरूकता का सृजन हो। सक्षम व्यक्तियों में भी आधुनिक मूल्यपरक शिक्षा के माध्यम से संवेदना का पाठ पढ़ाना ही होगा। तीसरा हस्तक्षेप प्रभावी विधायक व नियम निर्माण से होगा। जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस के अनुसार सभी पूर्वाग्रहों को अलग कर नियम बनाने होंगे। जे.एस. मिल के उपयोगितावाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक मानना पड़ेगा और महात्मा गांधी के अंत्योदय सिद्धांत के अनुरूप ऐसी व्यवस्था सृजित करनी होगी जिसमें कतार के अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी लाभान्वित हो व विकास में योगदान दे सके। अंतिम हस्तक्षेप तकनीक स्तर पर करना होगा। ऐसी एर्गोनॉमिकली डिजाइन तकनीकें विकसित करनी होंगी जो हर व्यक्ति प्रयोग कर सके। प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका कैरोलिन क्रियाडो पेरेज ने अपनी पुस्तक द इनविजिबल वुमेन में तकनीक की महिला पूर्वग्रह को व्यक्त करते हुए बताया है कि फिटनेस ट्रैकर जैसे उपकरण महिलाओं के घरेलू कार्यों की गणना ही नहीं करते। इस प्रकार की तकनीकी पक्षपात को रोके जाने की जरूरत है। अतः निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि हमें हमारी दुनिया ऐसी बनानी होगी जो भूमिका में प्रस्तावित अंधों के देश की भांति न होकर खुली आंखों व दृष्टि युक्त हो, जो हर व्यक्ति की भिन्नता अक्षमता के प्रति संवेदना युक्त हो। प्रकृति के प्रत्येक जीव के प्रति बायोक्रेसी लोकतंत्र की भांति इसमें हर जीव के अधिकार होते हैं। ये बायोक्रेसी का मतलब इन्होंने बता दिया कि सिद्धांत अनुरूप नियम निर्माण करे, साथ ही मानवीय मूल्यों से युक्त समावेशी व सर्वजन सुलभ शिक्षा को अपनाना होगा, जिससे हर व्यक्ति विकास के लिए
दूसरे पर निर्भर न रहे, बल्कि इतना सशक्त हो, उसे इतने अवसर मिले कि वह समावेशी समाज सतत विकास लक्ष्यों में योगदान दे सके। यह वैसा ही समाज व व्यवस्था होगी जैसी तुलसीदास ने अपने राम राज्य में व्यक्त की है। अल्प मृत्यु नहीं कब नहीं पीरा, सब सुंदर सब बिरुह शरीरा।